नमस्कार दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को पढ़ रखा था, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को भी पढ़ लिया था और रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ लिया था। कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में भी हमने जाना हुआ था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अन्य कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं सुपर टेट के एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो तथ्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में है वो ये है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 में, कब 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही भारत में क्या लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयासों से भारत में लागू हुआ था? तो प्रयास करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कब लागू हुआ था? 1856 को। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, या हिंदी में कहें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ? 1856 में लागू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से लागू हुआ? तो मुख्य भूमिका जो थी वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए अगला फैक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या है। देखिए, बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना, बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना कौन सी थी? वैताल पंचविंशति। याद रखेंगे, बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना वैताल पंचविंशति थी। और इसका प्रकाशन किसने किया हुआ था? इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किया हुआ था। यानी जो बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना है वैताल पंचविंशति, इसका प्रकाशन करने वाले भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। तो दो तरीके से क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो वैताल पंचविंशति है। वैताल पंचविंशति का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा वैताल पंचविंशति का प्रकाशन किया गया था। यह फैक्ट हो गया। अब देखिए, जानते हैं इनके बारे में अगला फैक्ट। ब्रह्म समाज नामक संस्था के प्रमुख सदस्य। हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज का जो गठन किया हुआ था, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसी क्रम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के प्रमुख सदस्यों में गिने जाते हैं। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया हुआ था और ब्रह्म समाज नामक संस्था के प्रमुख सदस्य के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी गिने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम लिया जाता है ब्रह्म समाज नामक संस्था के प्रमुख सदस्य के रूप में। तो ये तीन फैक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सुपर टेट एग्जाम। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ था। इन्होंने बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना वैताल पंचविंशति का प्रकाशन किया हुआ था और ये ब्रह्म समाज नामक संस्था के प्रमुख सदस्य भी थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में इतने फैक्ट। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो देखते देखते याद भी हो गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखते देखते याद कर लेंगे और कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना लेंगे, क्योंकि जो हाथों के नोट्स होते हैं वो स्थायी होते हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लेकिन पीडीएफ में और हैंड रिटन नोट में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखिए, जो चीज हम स्वयं निर्मित करते हैं, जो चीज हम मेहनत से कमाते हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं। पैसा हमने मेहनत से कमाया, उस पैसे की हम इज्जत करेंगे।
हमने पैसा मेहनत से नहीं कमाया तो उस पैसे की इज्जत हम नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर ये नोट्स हम कॉपी पेन लेकर के खुद बनाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपको उनसे प्रेम होगा, उन नोट्स से, और वो आप एग्जाम तक पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे, क्योंकि उन नोट्स से आपको प्रेम होगा, स्नेह होगा। और जो पीडीएफ होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है किसी कोने में, कई कोचिंग्स की लोग इकट्ठा करते हैं और वो ऐसे ही कोने में पड़ी रहती हैं। इसलिए अपने हाथों पर विश्वास कीजिए, अपनी कॉपी पर विश्वास कीजिए और हैंड रिटन नोट्स बनाइए जिनसे आप प्रेम करना सीखें। तो चलिए अब देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद अगले प्रमुख समाज सुधारक। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह फैक्ट याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनका उपनाम क्या था? बाबा साहेब था। हम लोग जानते ही हैं, बाबा साहेब के उपनाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। ये किस जाति से संबंधित थे? तो ये महार जाति से संबंधित थे। किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से संबंधित थे। और देखिए इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना क्यों की हुई थी? इन्होंने अस्पृश्यों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई थी। क्यों की थी इन्होंने स्थापना इसकी? क्योंकि जो अस्पृश्य माने जाते थे, अस्पृश्य मतलब समाज में छुआछूत की भावना जिन लोगों के अंदर थी, कुछ लोगों को छूत माना जाता था, लोग उनको छूते नहीं थे, समाज से बहिष्कृत कर देते थे, अलग थलग वो पड़े रहते थे। तो उनको संगठित करने का काम हमारे बाबा साहब ने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था। उनमें सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बंबई में की हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी मिला हुआ था, लेकिन मरणोपरांत मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? 1990 में। तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत मिला हुआ था। तो इतने ही फैक्ट समाज सुधारक के तौर पर अंबेडकर से संबंधित बनते हैं। बनते तो बहुत हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टि से इतने ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनका उपनाम बाबा साहेब था। ये महार जाति से संबंधित थे और अस्पृश्यों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की हुई थी और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से दो समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने पढ़ लिया। अब जानते हैं विनोबा भावे के बारे में। विनोबा भावे ने क्या क्या समाज सुधार के लिए कार्य किए थे, कौन कौन से प्रश्न इनके संबंध में बनते हैं, उनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिए, जन्म भी पूछा जाता है। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था विनोबा भावे का जन्म? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 को। अगला पॉइंट, भूदान आंदोलन में मुख्य योगदान। आप जानते हैं कि भूदान आंदोलन जो हुआ था, डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ऑब्जेक्टिव कवर करना है, डिटेल नहीं जानना है। तो भूदान आंदोलन में मुख्य भूमिका या मुख्य योगदान देने वाले अगर थे तो वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में मुख्य योगदान अपना दिया हुआ था। भूदान आंदोलन में मुख्य भूमिका विनोबा भावे की ही थी।
और भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था यह भी पूछा जाता है। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था, यह भी याद रखेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि विनोबा भावे किस धार्मिक ग्रंथ से सबसे अधिक प्रेरित थे? तो श्रीमद् भगवद गीता आप जानते हैं, जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का, वही श्रीमद् भगवद गीता, उसी से सबसे अधिक प्रेरित थे हमारे विनोबा भावे। और देखिए विनोबा भावे के संबंध में, महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे ने की हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। क्यों की थी ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना? क्योंकि वो महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे महिलाओं को खाद्य उत्पादन में। जिस प्रकार से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिलाओं सहित हम सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनोबा भावे ने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की हुई थी। तो याद रखेंगे, प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा कि महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध किया था, किसने किया था? विनोबा भावे ने। हम जानते हैं कि 1975 वो वर्ष था जिस वर्ष इंदिरा गांधी ने हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगाई हुई थी। हम सभी जानते हैं उस इमरजेंसी का विनोबा भावे के द्वारा विरोध किया गया था। उस इमरजेंसी का विनोबा भावे के द्वारा विरोध किया गया था और उस इमरजेंसी को यानी उस आपातकाल को अनुशासन पर्व की संज्ञा दी गई थी। अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी किसने? विनोबा भावे ने उस इमरजेंसी को, उस राष्ट्रीय आपातकाल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसका विरोध विनोबा भावे ने किया था और इसी क्रम में उस राष्ट्रीय आपातकाल को विनोबा भावे ने किसकी संज्ञा दी थी? तो अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से विनोबा भावे के बारे में इतने फैक्ट याद रखेंगे। वीडियो देखते देखते ही याद करते चलें और एक बार हैंड रिटन नोट्स बना लें, बस हो गया काम। याद रखिए, इसी तरीके से जो है पढ़ना है। ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो सुपर टेट से रिलेटेड है। तो विनोबा भावे के बारे में जो है इतने फैक्ट याद रखेंगे। जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में। भूदान आंदोलन में मुख्य योगदान। भूदान आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। ये श्रीमद् भगवद गीता से सबसे अधिक प्रेरित थे और इन्होंने महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की हुई थी और इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल का इन्होंने विरोध किया था और इस आपातकाल को इन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी हुई थी। तो ये आपके 3 जो है समाज सुधारक हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विनोबा भावे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बाबा आमटे। बाबा आमटे शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए। बाबा आमटे का क्या योगदान था समाज सुधार में? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके समाज सुधार में बाबा आमटे की। देखिए, कुष्ठ रोगों से जो ग्रसित लोग थे उनकी सेवा में निरंतर व्यस्त रहे बाबा आमटे। तो कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की निरंतर सेवा करते रहे, वो आजीवन सेवा करते रहे बाबा आमटे। तो बाबा जो आमटे का जो मुख्य सामाजिक योगदान है वो है कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा करना। यानी जो कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोग थे उनकी सेवा करना, उनके पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण में योगदान, उनको फिर से जो है आबाद करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका सशक्तिकरण करना
और उनकी सेवा करना, यही बाबा आमटे का जो है मुख्य लक्ष्य था जीवन का। तो कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा में निम्न में से किस समाज सुधारक की अग्रणी भूमिका थी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप नाम लेंगे बाबा आमटे का। ठीक है, और देखिए बाबा आमटे के संबंध में नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़े थे बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे जुड़े थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समाज सुधारक नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? उसमें बाबा आमटे ऑप्शन में होंगे तो आंख बंद करके आप बाबा आमटे को टिक कर देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे बाबा आमटे। इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी? तो 9 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र के आनंद वन में हुई थी, 2008 में, यानी आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व। तो 9 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र के आनंद वन में बाबा आमटे की मृत्यु हो जाती है। तो बाबा आमटे के संबंध में बस यही 3 फैक्ट हैं कि ये कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा, उनके पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण में हमेशा जीवन भर व्यस्त रहे, जीवन भर सेवा करते रहे। तो कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा में ही इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे जुड़े थे और इनकी मृत्यु 9 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र के आनंद वन में हो गई थी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे एनी बेसेंट व थियोसोफिकल सोसाइटी की ओर। एनी बेसेंट का नाम भी हम लोगों ने सुना है, थियोसोफिकल सोसाइटी का भी नाम सुना है। तो ये याद रखना कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देना, अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो स्थापना नहीं की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी संस्था से जुड़ी थी एनी बेसेंट और बाद में अध्यक्षा भी बन गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की। देखिए कब बन गई थी, अभी आगे चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले ये जानते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कहां पर हुई थी। तो देखिए 1875 में न्यूयॉर्क में। सबसे पहली बात तो यह है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं हुई है। कहां पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। और कब हुई है? 1875 ईस्वी में। और किसने की हुई है? देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 नाम हैं, दोनों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो थी रूसी महिला, उनका नाम था मैडम HP ब्लावात्स्की, नाम याद रखेंगे। एक रूसी महिला थी, उनका नाम था मैडम HP ब्लावात्स्की। और एक अमेरिकी सेना के कर्नल थे, उनका नाम था आलकॉट। एक रूसी महिला थी और एक अमेरिकी सेना के कर्नल थे। अमेरिकी सेना के जो कर्नल थे उनका नाम था आलकॉट और जो रूसी महिला थी उनका नाम था मैडम HP ब्लावात्स्की। उन्हीं के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में की गई थी। पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने क्या कार्य किया हुआ था? देखिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियां थीं, जो थियोसोफिकल सोसाइटी के सिद्धांत थे, जो थियोसोफिकल सोसाइटी के नियम थे, जो थियोसोफिकल सोसाइटी चाहती थी, उन गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। और एनी बेसेंट कहां की थी? इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड की एनी बेसेंट को श्रेय जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का। याद रखेंगे इस फैक्ट को। स्थापना नहीं की हुई थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाया हुआ था।
अब देखिए ये अध्यक्षा कब बन गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट? 1907 में आलकाट की मृत्यु हो गई। आलकाट कौन थे? वही थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक अमेरिकी सेना के कर्नल आलकाट। जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1907 में, तब ये अध्यक्षा बन जाती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कौन? एनी बेसेंट। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा कब बनी थी? तो 1907 में बनी थी। अगला फैक्ट देखिए इन्होंने समाज सेवा हेतु सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना भी की हुई थी एनी बेसेंट ने। तो प्रश्न पूछा जाता है सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और देखिए एनी बेसेंट के बारे में एक फैक्ट, भारतीय लोग मां बसंती कहते थे। एनी बेसेंट को भारतीय लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मां बसंती के नाम से भारतीय लोग एनी बेसेंट को पुकारते थे। फिलहाल एनी बेसेंट के संबंध में इतने ही फैक्ट याद रखेंगे। आगे जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उस नेशनल मूवमेंट में भी कई फैक्ट आएंगे एनी बेसेंट के बारे में, उनकी चर्चा वहां पर करेंगे। यहां पर इनकी चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर हम केवल समाज सुधार से संबंधित या व्यक्तिगत उनसे संबंधित जो प्रश्न थे वो यहां पर बता दिए। नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो वहीं पर हम चर्चा करेंगे कि एनी बेसेंट कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, इत्यादि वगैरह वगैरह जो भी प्रश्न होंगे। तो एनी बेसेंट के बारे में इतने ही फैक्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावात्स्की और अमेरिकी सेना के कर्नल आलकाट के द्वारा की गई। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियां थीं उनको भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जो है वो इंग्लैंड के एनी बेसेंट को दिया जाता है। और जब 1907 में आलकाट की मृत्यु हो गई, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट हो गई। समाज सेवा हेतु एनी बेसेंट ने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना की हुई थी और एनी बेसेंट को भारतीय लोग मां बसंती के नाम से पुकारते थे। तो इस प्रकार से हमने कुछ समाज सुधारकों के बारे में जाना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, विनोबा भावे के बारे में, बाबा आमटे के बारे में, एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अब देखिए लगभग समाज सुधारक हम कंप्लीट की ओर हैं। देखिए समाज सुधारक जो भी आधुनिक भारत के हुए हैं उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट से। बिल्कुल सिलेबस में इंक्लूड है, प्राथमिकता से दिया गया है बिल्कुल स्पष्ट सिलेबस में कि आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक। इसलिए इनको जो है हम बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे। कुछ समाज सुधारकों को हम अभी और जानेंगे एक क्लास में, छोटी सी क्लास होगी हालांकि, उसमें हम जो मुस्लिम आंदोलन हुए हैं, जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म में सुधार करने की सोची और सुधार किया, विभिन्न आंदोलन भी हुए, देवबंद आंदोलन वगैरह, ठीक है, तो उनके बारे में जो है हम एक क्लास और पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।